आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग ईवीएस। हम इसमें एक वीडियो पहले ही कर चुके हैं, ये आपकी वीडियो नंबर 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे कुछ मेथड्स ऑफ लर्निंग हैं, जिसमें से हम प्रोसेस स्किल्स, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस पहले ही वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट्स फॉर ईवीएस, विजिट्स फॉर लर्निंग यानी कि फील्ड विजिट्स, एक्सपेरिमेंट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट और सर्वे फॉर ईवीएस। तो प्रोजेक्ट या सर्वे में होता क्या है? प्रोजेक्ट और सर्वे में बेसिकली आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है, आपको उस प्रॉब्लम को समझना होता है, उसके बारे में स्टडी करनी होती है, रिसर्च करनी होती है और उस प्रॉब्लम को फिर एनालिसिस करना होता है और उसका सोल्यूशन निकालना होता है। तो जैसे कि अगर आपको दे दिया जाए कि स्टडी एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू फ्लड प्रॉब्लम्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लड प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आप स्टडी कीजिए और सॉल्यूशन ढूंढिए। तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने फ्लड्स आते हैं, कितनी बार आते हैं, उनका रीजन ढूंढना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर बाद में एनालाइज करने के बाद आप पता लगाएंगे कि इसका रीजन क्या है ना, कि यहाँ पे ग्राउंड का लेवल नीचे है या फिर डैम में बहुत ज्यादा पानी आता है जिसको खेतों में नहीं छोड़ा जाता है। तो आप रीजन पता करेंगे एनालिसिस करने के बाद कि इसका रीजन क्या है जिसके कारण इतने सारे फ्लड्स आते हैं, और फिर आप उसका सोल्यूशन डिटरमाइन करेंगे या सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। इसमें आपकी एनालिसिस, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसोर्स मैनेजमेंट जैसी स्किल्स बच्चे में डेवलप होती हैं। प्रोजेक्ट मेथड है जो ईवीएस में, उसकी मेरिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा मेरिट ये है कि प्रोजेक्ट मेथड में जब आप किसी जगह पे जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उस पे एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको ये रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस होता है। ये नहीं है कि आपने किताब में बैठ के कुछ सीख ली, किताब से पढ़कर कुछ सीख लिया, क्लास में बैठकर कुछ सीख लिया या वीडियो देख के कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं है। आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा है जो कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर कर अलग अलग जगह पर जाकर कर रहे हैं। और ऐसी लर्निंग जो रियल लाइफ पे बेस्ड होती है वो हमारे साथ लंबे समय तक रहती है, हम उसे कभी भूलते नहीं है। यही एक ट्रू लर्निंग है। और जब आप इधर उधर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आप में डिस्कवर और एक्सप्लोरेशन की स्किल्स डेवलप करता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई है, अब आपको उस प्रॉब्लम के बारे में पता लगाना है, सोचना है, डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको डिस्कवर और एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े जो मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं ईवीएस के, प्रोजेक्ट मेथड के ईवीएस में, वो यही है कि एक तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है प्रोजेक्ट मेथड से जब आप अपनी लर्निंग करते हैं, जो आपके साथ लंबे समय तक रहती है, और आप इससे डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन जैसी चीजें सीख जाते हैं। ईवीएस में प्रोजेक्ट मेथड की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि प्रोजेक्ट मेथड कोई छोटी सी एक्टिविटी नहीं है जो आप क्लास में आधे घंटे में करवा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन चाहिए होती है, प्लानिंग चाहिए होती है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, और टीचर को भी इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ के कैसे इस प्रोजेक्ट को प्लान किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे बच्चे कहाँ कहाँ जाएंगे, कब कब क्या क्या करेंगे, ये सारा कुछ टीचर को प्लान करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा काम है, अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ईवीएस में प्रोजेक्ट मेथड में टीचर का रोल क्या होता है? ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि ईवीएस में बेसिकली के प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। अब रोल क्या है टीचर का प्रोजेक्ट मेथड में? सबसे पहले तो बड़ा रोल टीचर का ये है कि जो भी आपकी क्लास में शाई और इंट्रोवर्ट बच्चे हैं, जो कि आगे नहीं आते हैं,
उनको आपको मोटिवेट करना होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप उनको मोटिवेट करें कि वो भी प्रोजेक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, प्रोजेक्ट मेथड में इधर उधर जाके लोगों से बातचीत करें, डेटा कलेक्ट करें। क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड घर पे या क्लासरूम में बैठकर नहीं हो सकता, उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, दूसरे लोगों से बातचीत करनी होगी। तो जो शाय और इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं वो प्रोजेक्ट मेथड को ज्यादा लाइक नहीं करते हैं, लेकिन टीचर को यही एक चीज को अपॉर्चुनिटी बनाकर बच्चों की शाइनेस को रिमूव करना चाहिए और उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। फिर जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है घर से बाहर जाना, लोगों से बातचीत करना, क्योंकि वो तो बेचारे घर से स्कूल ही मुश्किल से आ पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको भी किसी तरह एंगेज किया जाए, चाहे बाकी स्टूडेंट्स के साथ वो जाएं, बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प लें, या खुद ही उनको कुछ ऐसे चीजें प्रोवाइड की जाएं जैसे कोई कैब फैसिलिटी या फिर कोई व्हील चेयर ऐसी दी जाए कि वो खुद ही अपने आसपास के जो नेबरहुड है उसमें जाकर लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, अपने प्रोजेक्ट के लिए लोगों से वार्तालाप कर सकें, डेटा कलेक्ट कर सकें। और थर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड बहुत लंबा होता है, 2-3 महीने भी चलता रहता है। आप कोई प्रोजेक्ट देंगे वो तो है नहीं कि आधे घंटे में बच्चा प्रोजेक्ट करके आ जाएगा, उसको डेली 1-1, 1.5 घंटा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऐसा करते करते शायद 50-60 दिन भी लग जाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि टीचर रेगुलरली मॉनिटर करे, बच्चों से पूछे कि उन्होंने क्या किया, क्या समझा, कोई उन्हें दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन दे। क्योंकि अगर टीचर टाइमली उनसे बातचीत नहीं करेगी बीच बीच में, तो शायद 60 दिन बाद पता चलेगा कि बच्चों ने कुछ किया ही नहीं है ना, तो वो बिल्कुल एक टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि बीच बीच में अच्छे से मॉनिटर किया जाए, गाइड किया जाए बच्चों को कि उनकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि प्रोजेक्ट मेथड में पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। द पर्पज ऑफ सर्वे इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ईवीएस मेथड और प्रोजेक्ट मेथड का सेम ही मतलब है। क्वेश्चन ये है कि द पर्पज ऑफ सर्वे मेथड इन ईवीएस, के सर्वे मेथड का ईवीएस में क्या पर्पज है। पहला, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट मेथड में आपको बाहर जाकर लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, चीजों को समझना पड़ता है, तो आपको कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। टू मेक चिल्ड्रन सेंसिटिव टू डिफरेंट पीपल। अब जब लोग बाहर जाके अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे, उनको पता लगेगा कि कितने प्रकार के लोग हैं, हर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदा अलग सोचता है, तो उनके अंदर एक सेंसिटिविटी आती है कि हर बंदा अलग है और हर बंदे को अलग सोचने का हक है। तो ये भी सही है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड। फर्स्ट हैंड मतलब कि आप किसी से सुनी हुई बात पर ना जाकर खुद जाकर लोगों से बातचीत कर कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये भी सही है। टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर असेसमेंट, ये भी सही है, क्योंकि प्रोजेक्ट को आप यूज कर कर जब बच्चे पूरे सेमेस्टर में प्रोजेक्ट करेंगे, बाद में उसको असेसमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ए बी सी डी चारों सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द सेक्शन ऑन सर्वे एंड राइट इन सम चैप्टर्स ऑन ईवीएस टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 5th प्राइमरीली एम्स एट। कि सर्वे एंड राइट आपकी ईवीएस टेक्स्ट बुक में एक सेक्शन है क्लास 5th की ईवीएस टेक्स्ट बुक में, उसका प्राइमरीली एम क्या है। असेसिंग द स्टूडेंट ऑन देयर जनरल अवेयरनेस, ना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर एंड लर्न, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्वे मेथड में मैंने आपको बताया कि जब आप क्लास से बाहर जाकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि शायद क्लास में बैठकर टेक्स्ट बुक पढ़कर या फिर कोई वीडियो देखकर ना मिले। तो सर्वे एंड राइट का मेथड यही है कि आप बाहर जाके चीजों को एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें, लोगों से बातचीत करें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसका एनालिसिस करें और अपना कुछ कंक्लूजन निकालें। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सर्वे एंड राइट मेथड से स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सप्लोर और लर्न करने की, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अभी हमने प्रोजेक्ट फॉर ईवीएस के बारे में पढ़ा, अभी हम विजिट्स फॉर लर्निंग यानी कि फील्ड विजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। विजिट्स फॉर लर्निंग यानी कि फील्ड विजिट्स या फील्ड ट्रिप्स होते क्या हैं। फील्ड ट्रिप्स में क्या होता है कि आपको जू में, म्यूजियम में, पार्क में ले जाया जाता है ताकि आप वहां जाकर चीजों को देखें, समझें और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। फील्ड विजिट का मकसद यही होता है कि आप किताब को देखकर या क्लास में बैठकर चार्ट को देखकर ना पढ़ें, बल्कि बाहर जाकर अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करें और एनवायरनमेंट
से ही एनवायरनमेंट के बारे में सीखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फील्ड ट्रिप या फील्ड विजिट्स का मतलब यही होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट से सीखें, ना कि किताबों से, चार्ट से या वीडियो से। क्योंकि असलियत में ईवीएस में हम आपको क्या सिखा रहे हैं? एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं। और एनवायरनमेंट के बारे में सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप बाहर जाकर अपने एनवायरनमेंट से ही सीखें, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करें, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को देखें, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करें। वही बेस्ट तरीका है कि आप एनवायरनमेंट के बारे में सीखें। अब जब आप फील्ड ट्रिप पे एज अ टीचर बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? कई टीचर तो क्या करते हैं कि बस बच्चों को गाड़ी में या बस में बिठा लिया और उनको फील्ड विजिट पे ले गए, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं रखा, बच्चे वापस आए तब भी उनसे डिस्कस नहीं किया कि उन्होंने क्या सीखा, बस गए और आ गए और फील्ड विजिट खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को फील्ड विजिट पे जाने से पहले भी प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। बच्चों को एक शीट देनी चाहिए जिसमें वो चीजें रिकॉर्ड कर सकें। उस शीट में कुछ ऐसे कॉलम्स हों जहां पे वो डेटा रिकॉर्ड कर सकें, जैसे कि अगर वो जू जा रहे हैं तो वो रिकॉर्ड कर सकें कि उन्होंने कौन कौन से एनिमल्स देखे, उन एनिमल्स के क्या रंग थे, कैसे उनकी टांगे थी, कैसे उनके दांत थे, क्या क्या वो खा रहे थे। ये सारी चीजें वो एक शीट में रिकॉर्ड कर सकें। या फिर अगर वो म्यूजियम जा रहे हैं तो रिकॉर्ड कर सकें कि म्यूजियम में इन्होंने क्या क्या चीजें देखी, वो कितनी पुरानी थी, उनका काम क्या था, वो आजकल पाई जाती हैं नहीं, और अगर पाई जाती हैं तो किस अलग तरीके में पाई जाती हैं। तो ऐसे आप जिस तरह जा रहे हैं उस तरह की शीट आप बच्चे को दें ताकि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस वहां पे रिकॉर्ड कर सके। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बच्चे को बोलें कि जो भी फील्ड विजिट पे वो जा रहा है, अगर वहां पे उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको दबाए मत, बल्कि पूछे। क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही पता लगेगा टीचर को कि बच्चे के दिमाग में क्या आ रहा है, और बच्चे का डाउट क्लियर होगा। और जब तक उसका डाउट नहीं क्लियर होगा, बच्चा चीजें नहीं सीखेगा। तो ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं जो टीचर को समझनी चाहिए फील्ड ट्रिप पे जाने के लिए। यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि फील्ड ट्रिप पे गए और बस घूम घाम कर आ गए, कोई भी नॉलेज या वैल्यू ऐड नहीं हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। Your principal asks you to take class 5th students on an educational visit. What would you include while planning for such a visit to make it meaningful? क्या आपके प्रिंसिपल आपको कहते हैं कि आप क्लास 5th के स्टूडेंट्स को एजुकेशनल विजिट पे ले जाएं, आप उस विजिट की प्लानिंग करने के लिए क्या चीज इंक्लूड करेंगे? कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि विजिट पे जाने से पहले आपको बच्चों को रेलेवेंट शीट दे देनी चाहिए जिसमें वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकें। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे कि प्रिपेयरिंग स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी शीट अबाउट द प्लेस टू बी विजिटेड एंड शेयरिंग द सेम विद द स्टूडेंट्स, कि आप स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी शीट दे देंगे जिसमें वो अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जहां फील्ड विजिट पे जाके जो भी वो वहां पे देखेंगे वो उस शीट में रिकॉर्ड कर सकें। वो एक सही चीज है जो आपको करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे बस घूम घाम के आ जाएंगे, उनकी नॉलेज में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शालिनी हैज प्लान्ड अ फील्ड ट्रिप फॉर क्लास 4th स्टूडेंट्स टू द साइंस सेंटर। Which one of the following general instructions given to the students is irrelevant for the trip? कि शालिनी ने क्लास 4th स्टूडेंट्स के लिए एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है और उस फील्ड ट्रिप में वो एक साइंस सेंटर में जा रहे हैं। इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन इररेलेवेंट है, मतलब सही नहीं है, जो कि बच्चों को दी जानी चाहिए इस फील्ड विजिट से पहले? पहली इंस्ट्रक्शन है आस्क क्वेश्चंस फॉर योर डाउट्स एंड डिस्प्लेस। ये तो सही इंस्ट्रक्शन है कि आप बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपने क्वेश्चंस और डाउट्स को पूछिए। कैरी योर फुल स्कूल बैग फॉर द डे, क्या आप बच्चों को कह रहे हैं कि जब हम फील्ड विजिट पे जा रहे हैं तो आप अपना पूरा स्कूल बैग लेकर आइए? ये तो कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है कि ये गलत है। फील्ड विजिट पे जाते हुए ठीक है आप एक आधी कॉपी ले गए या कोई एक्टिविटी शीट ले गए अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, पर पूरे स्कूल बैग की क्या जरूरत है? तो ये रेलेवेंट नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन सही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
As an EVS teacher, the major objective of organizing a field trip to a zoo should be कि अगर आप एक फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जू में जाने के लिए, तो एज एन ईवीएस टीचर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप उस फील्ड ट्रिप को क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होगा? टू प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट टू द स्टूडेंट्स, कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या ये सबसे बड़ा रीजन है? टू हैव अ चेंज इन मोनोटनी ऑफ रूटीन टीचिंग शेड्यूल, नहीं, ये कभी भी आंसर नहीं होगा आपके किसी भी क्वेश्चन का कि आप बच्चों के मोनोटनस रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, बल्कि बच्चों का तो रूटीन मोनोटनस होता ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया। टू प्रोवाइड एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप फील्ड ट्रिप पे जाएंगे तो बच्चे वहां पे खुद से कितना कुछ देखेंगे, है ना। एक एक्टिव लर्निंग होगी, जबकि क्लास में बैठकर वो शायद सो जाएं, बोर हो जाएं, लेकिन फील्ड विजिट, जू, म्यूजियम, पार्क जाके वो बहुत एक्टिव रहेंगे, चीजों को देखकर, टच कर, फील कर, सूंघ कर वो चीजों के बारे में सीखेंगे। तो वो एक एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस होगा स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो अभी हमने विजिट्स फॉर लर्निंग के बारे में पढ़ा, अब हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स हमें ईवीएस टीचिंग लर्निंग में कैसे हेल्प करते हैं, या एक्सपेरिमेंट कैसे ईवीएस में एक मेथड ऑफ लर्निंग है। अब हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? हम सब जानते हैं कि हम साइंस और ईवीएस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जहां पे हम थियोरेटिकली किसी चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकली कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको साइंस में पढ़ाया जाता है कि अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डाल दें तो वो रेड हो जाता है। तो ये चीज जब हम बुक में पढ़ते हैं हमें अजीब सी लगती है ना, लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो हमें ये चीज अच्छे से समझ आ जाती है। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स का ईवीएस में क्या फायदा है? ये बच्चों को अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर बच्चे को ये चीज समझानी है कि एसिड में ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, तो आप चाहे बुक से जितनी मर्जी बार पढ़ा ले, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा तो वो ये चीज अच्छे से समझ जाएगा। इन प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, तो मतलब वही है कि आप थ्योरी को अगर बच्चे को एक्सपेरिमेंट के थ्रू करवा कर दिखा देंगे या बता देंगे तो उसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं। ए टीचर ऑफ क्लास 4th टोल्ड हर स्टूडेंट्स, आस्क सम ओल्ड पीपल इफ देयर वर प्लांट्स दे हैड सीन व्हेन दे वर यंग बट आर नॉट सीन दीस डेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज नॉट लाइकली टू बी असेस्ड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक टीचर क्लास 4th के स्टूडेंट्स को कहती है कि जाइए और अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं क्या जो उन्होंने अपने जमाने में देखे थे लेकिन आजकल वो नहीं दिखते हैं। तो जब टीचर ने बच्चों को ये एक्टिविटी दी कि वो अपने बड़ों से जाकर कोई क्वेश्चन पूछें, तो इसमें क्या स्किल टेस्ट हो रही है बच्चों की? क्वेश्चनिंग, हाँ, कि बच्चे कैसे क्वेश्चन करते हैं अपने बड़ों से जाकर और क्या उनको सही आंसर मिलते हैं, तो क्वेश्चनिंग एक स्किल है। एक्सप्रेशन भी है, डिस्कशन भी है, लेकिन बहुत सीधा सा आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज नॉट असेस्ड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में है नॉट, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन वाली स्किल टेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने बड़े बुजुर्गों से जाकर ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपने अपने जमाने में देखे हों लेकिन आजकल नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें आपकी क्वेश्चनिंग या डिस्कशन की स्किल यूज हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन की स्किल यूज नहीं हो रही है। तो ये हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा आखिरी मेथड होगा। उसके बाद हम कुछ ओवरऑल क्वेश्चंस करेंगे जो मेथड्स ऑफ लर्निंग से आ चुके हैं आपके सीटीईटी एग्जाम में। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? देखिए, नाम से ही पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कि आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, आपको उस प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और ये समझकर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ता है। सुनने में बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन सपोज कीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं अपनी गाड़ी में और अचानक गाड़ी बंद हो जाए, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम है। अब उस चीज को जो आप सॉल्व करेंगे कि गाड़ी कैसे ठीक होगी, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो अगर आप मैकेनिक नहीं है, आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी दिक्कत आने वाली है। तो सुनने में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान लगता है कि प्रॉब्लम को समझना
उसका रीजन ढूंढना कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है और फिर उसका सोल्यूशन बताना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, दिमाग चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का ईवीएस में क्या फायदा है? एक तो डेवलपिंग एन इंसाइट इनटू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो आप क्लास में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं जिससे बच्चों में जागरूकता पैदा हो अपनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेके। जैसे कि आप क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं कि पता लगाइए कि जो हमारा गार्बेज है हम उसको सही तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब गार्बेज को बचाए डिब्बों में डालकर किसी खुले मैदान में फेंकने की बजाय हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो शायद कोई बच्चा बता दे कि गार्बेज से हम गोबर गैस बना सकते हैं जिससे फर्दर इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। दूसरा है फैसिलिटेटिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बहुत सोचना पड़ेगा, डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग पैदा होती है कि कैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को एक आसान और थोड़ा हटकर सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। हेल्पिंग चिल्ड्रन एप्रिशिएट मल्टीपल व्यूज ऑन द सेम इशू। अब एक ही प्रॉब्लम को अगर हम किसी ग्रुप में डिस्कस करें तो हर बंदा अलग अलग सोल्यूशन देगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि एक प्रॉब्लम को कैसे सभी लोग अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और आप फिर अप्रिशिएट करने लगेंगे कि कैसे एक ही प्रॉब्लम या एक ही इशू को हम मल्टीपल व्यू से समझ सकते हैं, मल्टीपल व्यू से देख सकते हैं। एनेबल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन ग्रुप प्रोसेसेस। ये वही है कि अगर आप बच्चों को ग्रुप में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो उनमें सोशल लर्निंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वो एक दूसरे से बात करना सीखेंगे, मिलना जुलना सीखेंगे, एक दूसरे के व्यूज को अप्रिशिएट करना सीखेंगे। ब्रिंगिंग रियल लाइफ इश्यूज टू द प्रॉब्लम, यही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे देंगे जहां पर वो एक रियल लाइफ इश्यूज के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो ये कुछ फायदे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज करने के ईवीएस पढ़ाते हुए, और बहुत सारे टीचर्स इनका क्लास में यूज भी करते हैं। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा, जो कि मैंने आपको बताया हमारा आज का लास्ट मेथड ऑफ लर्निंग था। लेकिन इसके अलावा मैं क्विकली आपको एक और मेथड के बारे में बता देता हूं, क्वेश्चनिंग मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड में क्या होता है कि टीचर बच्चे को कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछती है जिसमें बच्चों को दिमाग लगाना पड़े, बहुत सारा सोचना पड़े। उससे क्या होता है, जब बच्चा किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो उसके अंदर कुछ थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो ओवरऑल हमारा दिमाग तो तेज होता ही है ना, है ना। इससे हमारे दिमाग में थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं और हम बाकी प्रॉब्लम्स को भी फिर जल्दी से सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो थिंकिंग स्किल्स थ्रू क्वेश्चनिंग के एग्जांपल हैं, जैसे टीचर आपको पूछे कि क्या होगा अगर सन नहीं हो, क्या हमारी बॉडी के अंदर हवा है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर सिंपल नहीं है, हाँ या ना में नहीं है, लेकिन जिनके लिए सोचना पड़े, एनालाइज करना पड़े, उनको हम कहते हैं कि उन क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे में थिंकिंग स्किल्स पैदा हो सकती हैं। और जब आप बच्चे को ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी, उत्सुकता पैदा होगी कि वो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे, और फिर वो बाहर जाकर दूसरों से डिस्कस करेगा, डिस्कवर करेगा, एक्सप्लोर करेगा और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। अब जल्दी से हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। ये जो मैं अब क्वेश्चंस करूंगा ये शायद इसी वीडियो से रिलेटेड ना हो, बल्कि जो वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया है उससे भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंचल frequently asks probing and imaginative questions in our class 5th EVS class. By doing so, she aims at improving. कि आंचल अपनी क्लास में बच्चों से बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछती है जिनमें बच्चों को बहुत सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। वो ऐसा क्यों कर रही है, वो बच्चों की कौन सी स्किल इंप्रूव करना चाहती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चों को बहुत डीप सोचना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जिनसे उनकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि थिंकिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टेक्निक इन द क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग ऑफ ईवीएस कैन बी बेस्ट यूज फॉर। के क्लासरूम में अगर हम क्वेश्चनिंग की टेक्निक करें ईवीएस पढ़ाते हुए तो उसका बेस्ट यूज क्या हो सकता है। ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप स्टूडेंट्स की अटेंशन ड्रॉ कर लेंगे, पर क्या वो उसका बेस्ट यूज है। दूसरी ऑप्शन है अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन द लर्नर्स, ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि जब आप बच्चों से क्वेश्चनिंग टेक्निक के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों को इमेजिनेटिव और प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। वो उस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए या उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वो डिस्कवरी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो क्वेश्चनिंग का बेस्ट यूज क्या है कि आप बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाना चाहते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आप अभी जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसी से रिलेटेड है। While teaching the topic on air is everywhere, a teacher asks the following questions from students. Is there air in soil? Is there air in what? Is there air inside water? Is there inside our body? Is there inside our bones? तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये तो एक बच्चे से पूछे जाएंगे। आप इतने बड़े बड़े हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप सोचने लगेंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, आपके अंदर एक उत्सुकता पैदा होगी, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि इन क्वेश्चंस को पूछने का मकसद क्या है, टीचर ये क्वेश्चंस क्लास में क्यों पूछ रही है। आंसर वही है कि टीचर बच्चों में थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना चाहती है, सोचने की क्षमता बढ़ाना चाहती है, इसीलिए वो क्लास में ऐसे क्वेश्चंस पूछ रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, Which of the following questions on birds and their beaks would best give a child an opportunity to argue and analyze? कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन बेस्ट होगा जिस क्वेश्चन से बच्चे एनालाइज करेंगे, आपस में आर्ग्यू या डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये सारे पंछी और उनकी जो चोंच होती है उसके ऊपर है कि आप पंछी और उसकी चोंच पर ऐसा कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को एनालाइज करने के लिए, सोचने के लिए, डिस्कशन करने के लिए बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन है व्हाई डू बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप बीक्स, के अलग अलग पंछियों की अलग अलग चूंचें, जो आगे चूंच होती है वो क्यों होती है, अलग अलग शेप उसकी क्यों होती है अलग अलग पंछियों की। अब इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, ये आपको जरा सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बाहर जाके देखना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये एक सही क्वेश्चन है जिससे बच्चों में एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी, सोचने की क्षमता बढ़ेंगी, वो आपस में शायद डिस्कस भी करेंगे, एक दूसरे से आर्ग्यू भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट क्वेश्चन है जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देगा आर्ग्यू और एनालाइज करने की। मेरे हिसाब से यही इसका आंसर होना चाहिए। एक बार बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। नेम अ बर्ड एंड डिस्क्राइब इट्स बीक एंड एक्सप्लेन हाउ द शेप ऑफ बीक इज रिलेटेड टू इट्स फूड। कि आप किसी बर्ड का नाम बताइए, उसकी जो बीक है, जो चूंज है, उसकी शेप डिस्क्राइब कीजिए और बताइए कि उसकी जो बीक है वो उसके फूड से कैसे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके स्टैंडर्ड आंसर होते हैं, ये आपको टेक्स्ट बुक से भी मिल जाएंगे कि अगर बर्ड ऐसा है तो उसकी चोंच ऐसी होगी, है ना, और वो ऐसा खाना खाएगा क्योंकि उसकी चोंच से वो ऐसा खाना खा सकता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल आंसर नहीं है जिसके लिए आपको बहुत सोचना पड़ेगा। The beak of bird is long, straight and pointed with sharp edges. What kind of food it would eat? कि एक पंछी है जिसकी जो चोंच है वो बहुत लंबी है, स्ट्रेट है और पॉइंटेड है, वो किस प्रकार का खाना खाएगा। ये भी बहुत आसान है, ये भी स्टैंडर्ड बुक में आंसर दिया होगा कि इस प्रकार की चोंच है तो ये खाना खाएगा, और अगर इस प्रकार की चोंच है तो ये खाना खाएगा। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। डिस्क्राइब द बीक ऑफ पैरेट, के आप पैरेट की बीक बताइए कैसी होती है, इसका भी स्टैंडर्ड आंसर है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करेगा, डिस्कशन के लिए उनमें उत्सुकता पैदा करेगा, वो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A teacher has to teach about cultural diversity in food in our country to class 4th students. Which of the following is the best way to teach the topic? कि टीचर को अपनी कंट्री में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके बारे में बताना है कि कैसे हमारे कंट्री में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं। तो ये चीज सिखाने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? गिव अ प्रोजेक्ट टू स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टेकन बाय पीपल ऑफ वेरियस स्टेट्स इन कंट्री। के आप स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट देंगे कि वो पता लगाएं कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग कैसे अलग अलग तरह का फूड खाते हैं।
बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। ये प्रोजेक्ट मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें आप रियल लाइफ लर्निंग करते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये एक बेस्ट होता है हमारी लर्निंग के लिए। तो ये इसका आंसर हो सकता है। आस्क स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव रिटन फॉलोड बाय अ डिस्कशन। ये भी सही है क्योंकि आप इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के जो पर्सनल एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट करने का मौका दे रहे हैं। जो स्टूडेंट ने खाया है उसी पे डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टूडेंट इसमें बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। तो ये भी मुझे सही लग रहा है। Ask students to collect information about the kind of food taken in their family। के आप स्टूडेंट से बोलेंगे कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि उनकी फैमिली में किस तरह का फूड खाया जाता है, कौन क्या खाता है। ये भी सही है क्योंकि इसमें भी आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहे हैं जो बच्चे के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकती है। वो जब अपनी फैमिली मेंबर्स के फूड हैबिट्स या फूड आइटम्स को नोट करेगा तो उसके लिए उस चीज से कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी मेरे हिसाब से तो सही ऑप्शन हो सकता है। शो फ्लैश कार्ड्स हैविंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। क्या बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे वेरियस फूड आइटम्स के और उससे पूछेंगे या उसको सिखाएंगे कल्चरल डाइवर्सिटी से फ्लैश कार्ड्स को यूज कर ये ज्यादा सही नहीं है। ये एक तरह की पैसिव लर्निंग हो गई है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 में होना चाहिए। लेकिन 2 सा भला तो 3 है, क्योंकि 2 में बच्चा सिर्फ अपने फूड के ऊपर डिस्कशन कर रहा है, लेकिन 3 में वो अपनी पूरी फैमिली की फूड हैबिट्स को कलेक्ट कर रहा है, उस पर डिस्कशन कर रहा है। तो 2 को मैं काट देता हूं। अब मेरे पास ऑप्शन बचा है 1 और 3। अब सोचने वाली बात यह है कि 1 में तो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करूंगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, एनालिसिस करूंगा, रिसर्च करूंगा, कंक्लूजन निकालूंगा, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन 3 में एक फायदा है कि 3 में मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूं जो मेरे घर के अंदर ही है, जिससे मैं इमीडिएटली कनेक्ट कर सकता हूं, है ना। मैं अपने जो मेरा इमीडिएट एनवायरनमेंट है उसी से कुछ सीख रहा हूं। तो थर्ड में ये एडवांटेज है। तो अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट ना होता तो मैं तीसरा ऑप्शन लगा देता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं कि हम एक लर्निंग बाय डूइंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग ऐसे एनवायरनमेंट से कर रहे हैं जिससे हम बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग तो इसमें भी हो रही है, लेकिन एनवायरनमेंट का स्कोप थोड़ा बड़ा हो रहा है कि आपको बाहर जाके बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे के लिए वो एक तरह से अच्छा ही है। सिर्फ घर के दायरे में ही क्यों रहना अच्छा है, बाहर जाए, लोगों से मिले, बातचीत करे, डेटा कलेक्ट करे, रिसर्च करे, एनालाइज करे, कंक्लूजन निकाले, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टोरीज एंड पोइम्स कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड इन टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग देम इन ईवीएस इज। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोरीज एंड पोइम्स को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप स्टोरीज एंड पोइम्स यूज करके जो बच्चे का लोकल एनवायरनमेंट है उसको उस स्टोरी में बुन सकते हैं और बच्चे को बड़ी आसानी से कोई भी चीज आपको समझानी है वो आप समझा सकते हैं। तो आप बेसिकली एक लोकल कंटेक्स्ट को स्टोरीज और पोइम्स में बन सकते हैं। तो स्टोरीज एंड पोइम्स का ईवीएस में यूज करने का प्राइमरी एम यही होता है कि हम एक कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें कि जो भी चीज हम पढ़ाना चाहते हैं उसको एक लोकल कंटेक्स्ट में, लोकल एनवायरनमेंट से रिलेट कर बच्चे को समझा सकें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर टीचिंग द लेसन ऑन एनिमल्स, शीतल अरेंज्ड अ विजिट ऑफ हर क्लास 4 स्टूडेंट्स टू द जू। दिस वुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू। के शीतल ने एनिमल्स पे एक लेसन पढ़ाया और फिर उसके बाद वो क्लास 4th के स्टूडेंट्स को जू ले गई। इससे बच्चों को क्या हेल्प मिलेगी? अब बच्चों को जो आपने बुक में पढ़ा दिया, अगर आप उसको फिर बुक में पढ़ाकर जू में ले जाएंगे तो बेसिकली वो जो चीज उन्होंने पढ़ी है वो उसको अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, उसी चीज को वो देख कर, टच कर, फील कर समझ पाएंगे। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखें कि कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, ये बिल्कुल सही है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू एम्फसाइज मोर ऑन सोशल इनइक्वालिटीज इन ईवीएस क्लास। कि इनमें से अगर ईवीएस क्लास में हमें ये पढ़ाना है या सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर एम्फसाइज करना है कि जो हमारी सोसाइटी में भेदभाव है उस चीज को एम्फसाइज करना है, बच्चों को समझाना है ईवीएस की क्लास में, तो इनमें से कौन सी चीज ये समझाने के लिए बेस्ट रहेगी? शोइंग वीडियो फिल्म्स ऑन रिलेटेड इशू हो सकता है, पर इसमें ज्यादातर आप
वीडियो देखते हुए शायद एक्टिव तो हूँ, लेकिन लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगा। ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल लेक्चर्स ऑन रिलेटेड इशू नहीं, बोरिंग हो जाएगा, पैसिव लर्निंग होगी। कंडक्टिंग अ क्विज कंटेस्ट ऑन द इशू नहीं। आस्किंग द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट्स ऑन दिस इशू बिल्कुल सही है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आप ग्रुप प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं, बाहर जाके लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर जब उस इंफॉर्मेशन को जो आपने कलेक्ट की है उसको एनालाइज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, एक्सप्लोरेशन की, डिस्कवरी की, थिंकिंग की। ठीक है, तो सोशल इनइक्वालिटीज को समझाने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क करवाना सबसे सही रहेगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while doing experiments and practical work, Shama's performance is the best in her class. She is considered a very creative person. She is learning a concept by कि शामा जब क्लास में एक्सपेरिमेंट्स करती है और प्रैक्टिकल वर्क करती है तो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है, क्लास में उसको सबसे ज्यादा क्रिएटिव माना जाता है। तो वो कंसेप्ट को किस तरह से लर्न कर रही है? मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्रिएटिविटी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही रिलेटेड है। टीचर को बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रमोट करनी होगी। तो अगर शामा क्रिएटिव पर्सन है तो वो शी इज लर्निंग अ कंसेप्ट बाय, तो वो किसी भी चीज को कैसे सीख रही है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से सीख रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सिमिलर है, जो भी हमने 2 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन किया था उससे बिल्कुल मिलता-जुलता है। क्वेश्चन है कि जब हमने स्टूडेंट्स को अपने पेड़-पौधों और प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ाया, यानी कि फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ाया, उसके बाद हम स्टूडेंट्स को रणथंभौर नेशनल पार्क ले गए। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू, ये पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोई भी चीज अगर हम बुक में पढ़कर बच्चों को वही चीज बाहर दिखाने ले जाएंगे तो वो वही चीज रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीख पाएंगे, चीजों को टच कर, फील कर, देख कर सीख पाएंगे। तो अगर हम बच्चों को बुक में एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाकर उनको रणथंभौर नेशनल पार्क ले जा रहे हैं, तो इससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी कि वो अपनी क्लासरूम लर्निंग को रियल लाइफ एक्सपीरियंस या सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैंपल ऑफ अ रेलवे टिकट इन ईवीएस टेक्स्ट बुक इज टू, कि अगर हम ईवीएस की टेक्स्ट बुक में एक रेलवे टिकट को शो कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या आइडिया हो सकता है? बच्चों को रेल फेयर के बारे में समझाना ना, प्रोवाइड देम द नॉलेज ऑफ वेरियस एब्रिविएशंस यूज्ड इन द टिकट ना, ये इसके पीछे का रीजन नहीं है। एनहांस द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स टू अराइव एट कंक्लूजंस नहीं, ये भी इसका रीजन नहीं है। गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद रियल इंफॉर्मेशन एंड डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या आप उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एक रियल लाइफ में जो हम चीज यूज करते हैं उसको देखकर कुछ सीखें और स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन डेवलप करें, क्योंकि वो टिकट को देखकर जो बहुत सारी चीजें अच्छे से देखेंगे तो उनमें स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन पैदा होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग रिडल्स एंड पजल्स इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक, कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक में रिडल्स एंड पजल्स दिए जाते हैं, उनको इंक्लूड करने के पीछे इनमें से कौन सा रीजन या ऑब्जेक्टिव सही नहीं है? टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो सही है क्योंकि पजल सॉल्व करने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, तो ये सही रीजन है, इसलिए इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट एन ऑब्जेक्टिव, नॉट टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, ये भी सही है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। टू डेवलप टू कंफ्यूज द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ये गलत है ना, कोई भी चीज हम बुक में ऐसे क्यों डालेंगे या क्लास में ऐसे क्यों पढ़ाएंगे जिससे बच्चों का माइंड कंफ्यूज हो जाए, तो ये इसका रीजन नहीं है, और क्वेश्चन में नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मेक चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल, टीचर कैन, कि अगर आपको बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में सिखाना है तो आप इनमें से कौन सी चीज या कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है? शो पिक्चर्स ऑफ फ्यूल्स ऑन चार्ट ना, आस्क चिल्ड्रन टू लिस्ट डिफरेंट फ्यूल्स ना, शो सम सैंपल्स ऑफ फ्यूल इन द क्लास, ये सही है, अगर आप बच्चों को सैंपल्स दिखाएंगे वो उनको देख के टच करके कुछ सीख सकते हैं फ्यूल्स के बारे में। डिस्कस विद चिल्ड्रन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग अलोंग विद द शॉर्ट फिल्म, कि अगर आप बच्चों को स्टिमुलेट करेंगे, उनके डिस्कशन करेंगे कि कौन-कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल हैं जो कुकिंग में यूज कर सकते हैं, तो बच्चे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल के बारे में सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूजन है। फोर्थ में डिस्कशन करवाई जा रही है जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, जबकि थर्ड में आप बच्चों को सैंपल्स दिखा देंगे, लेकिन वो एक तरह से पैसिव लर्निंग रहेगी, बच्चों को ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही ऑप्शन नंबर 4 है, जो इसका आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल ने अपनी क्लास 5th के स्टूडेंट्स को एजुकेशनल ट्रिप पे राजस्थान लेके गए, आपकी बच्चों से राजस्थान की ट्रिप के दौरान क्या एक्सपेक्टेशन होगी? दे शुड एंजॉय देमसेल्व्स, ठीक है, पर ये मेन एक्सपेक्टेशन तो नहीं हो सकती। दे शुड ऑब्जर्व कीनली, मेक नोट्स एंड शेयर देयर ऑब्जर्वेशंस विद अदर स्टूडेंट्स एंड टीचर, कि वो अपनी वहां पे ऑब्जर्वेशंस को नोट करें, फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस स्टूडेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ शेयर करें और डिस्कस करें। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए विजिट का मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप जब भी किसी विजिट पे जाते हैं तो आपको वहां पे जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसको रिकॉर्ड करना होता है, उस पे क्वेश्चन पूछने होते हैं, उस पे डिस्कशन करनी होती है, सिर्फ घूम फिर के नहीं आना होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा चौथा देख लेते हैं। दे शुड नोट डाउन देयर क्वेश्चंस इफ एनी एंड आस्क द पेरेंट्स आफ्टर रीचिंग होम, नहीं, पेरेंट्स से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। दे शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, के वो सब कुछ देखें लेकिन क्वेश्चंस ना पूछें, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। चलिए गाइस, थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा और आशा करता हूं कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय।